गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा, जिसमें हम बंगाली स्टाइल के रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अवनींद्र नाथ टैगोर या ठाकुर के बारे में पढ़ रहे हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, जिनमें से एक है वाटर बेस्ड कलर्स यानी वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक की शुरुआत के साथ साथ ही जब अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपना पेंट फील्ड में वर्क चालू किया था, तो 67 इयर्स की एज के अराउंड जब उन्होंने वर्क चालू किया था, तो उस समय मॉडर्न पेंटिंग्स या रियलिस्टिक पेंटिंग्स या वेस्टर्न पेंटिंग्स इन पर वर्क हो रहा था। वही ट्रेंड था, जिस समय जो ट्रेंड होता है उसी पर आर्टिस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि आउटडेटेड जो फील्ड होते हैं उनकी डिमांड बहुत ही कम होती है। रेयर पर्सन्स होते हैं जो कि आउटडेटेड पेंटिंग्स को परचेज करते हैं। इसीलिए जब जो फैशन होता है, जब जो ट्रेंड होता है, तो उस टाइप का क्रिएशन होता है। तो जब अवनींद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, उस समय पे मॉडर्न पेंटिंग्स का फैशन था और उन्होंने भी उसी के रिगार्डिंग अपना वर्क स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1895 के अराउंड उन्होंने जब ये अपना वर्क स्टार्ट किया, मतलब वर्क को आगे बढ़ाया, तो 1895 में उनका जो पहले से ट्रेडिशनल वर्क उनकी फैमिली में चला आ रहा था मुगल स्टाइल पर, उसको उन्होंने पकड़ा और उस पर वो वर्क करने लगे थे। मुगल स्टाइल पे वर्क करने का प्रभाव जो है वो 1900 शताब्दी यानी 19 एडी तक उनका ये चला था, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राधा कृष्ण सीरीज। राधा कृष्ण सीरीज के अलावा उन्होंने अभिसारिका, गीत गोविंद, शुक्ला भिसार, श्री राम, मायामृग, अभिसारिका, बुद्ध और सुजाता, इस टाइप के उन्होंने जितने भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, सारे रिलीजियस टॉपिक्स पर बेस्ड थी। शुक्ला भिसार एक ऐसी उनकी रिप्रेजेंटेटिव कृति है जो कि भारतीय शैली की ओर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, जिसमें कि उन्होंने सबसे ज्यादा वर्क किया था भारतीय शैली पर। क्योंकि अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे वो बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र जैसी श्रृंखलाओं पे कार्य करने लगे, और तो साथ ही साथ में उनका जो ध्यान है वो अजंता और राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी शैलियाँ जो थी उनकी ओर भी गया, और उन्होंने इन शैलियों को डायरेक्टली नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने इसका पहले डीपली स्टडी करी इनकी, और उसके बाद में ये धीरे धीरे उस फील्ड में भी आगे बढ़ने लगे। ये अपने इनमें ये एबिलिटी थी कि जो भी वर्क करते थे, चाहे वो पोइट्री वर्क करते हो, चाहे फिर वो किसी भी साहित्य के फील्ड में वर्क करते हो, इनमें ये एबिलिटी थी कि ये अपने वर्क को पूरा डिवोशन के साथ में करते थे। इसका ये परिणाम निकला कि ये उस टाइम के फेम आर्टिस्ट के रूप में नजर आए, इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्री में भी। E.B. हैवेल से इनकी मुलाकात हुई। बंगाली आर्ट कॉलेज था, उसमें E.B. हैवेल प्रधानाचार्य के पद पे, प्रिंसिपल के पोस्ट पे वर्क कर रहे थे, और उसी समय इनकी उनसे मुलाकात हुई और ये उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे E.B. हैवेल से, और उनसे इन्होंने ट्रेडिशनल वर्क्स करने की और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, उनसे और भी ज़्यादा गाइडेंस ली, जिसका ये रिजल्ट निकला कि उन्होंने भारतीय शैलियों पर उनकी प्रेरणा से भारतीय शैलियों को आधार बनाकर अजंता, मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी शैलियों का अध्ययन उनकी प्रेरणा से इन्होंने सक्सेसफुली किया।
रवींद्रनाथ टैगोर ने 1901 से 1902 के अराउंड जापानी कलाकार जो ताइकान और हिसिंदा, ये दोनों कलाकार बंगाल से आए थे और ये जो वर्क करते थे बिल्कुल ही अलग टाइप का वर्क था। वर्क तो था वाटर बेस्ड था वर्क, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और उस स्टाइल से इंस्पायर्ड होके रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक शैली को इजाद किया, उसका जन्म करवाया और वो शैली पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेम हो गई वॉश टेक्निक के नाम से। वॉश टेक्निक के गुरु माने जाते हैं रवींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इस शैली में उमर खैयाम, विरही यक्ष, गणेश जननी जैसे सीरीज पर वर्क किया जो पूरी रियलिस्टिक फॉर्म की तरीके से ह्यूमन बींग्स को वहां पे क्रिएट करके और फिर की गई थी। इसके अलावा जो और भी नए नए एक्सपेरिमेंट वो करते रहते थे ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में, और उसके चलते इन्होंने अजंता, एलोरा, बाघ केव्स जो हैं उनकी इन्होंने यात्रा की, खुद गए वहां पर और ये डीपली उन्होंने एक कह सकते हैं कि उस पर पीएचडी कर डाली उन्होंने अपने लेवल पे कि किस तरीके से जो हमारे ओल्ड आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, वो किस तरीके से वर्कआउट करते थे और उससे सीख सीख कर इन्होंने बिल्डिंग ऑफ 1905 में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन जैसी कंपोजिशंस को क्रिएट किया जिसमें कलर कॉम्बिनेशन एकदम डिफरेंट टाइप का था और कलर कॉम्बिनेशन और कंपोजिशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेम हुई थी। वैसे भी बिल्डिंग ऑफ ताज हमारे 7 वंडर में से एक गिनी जाती है और ऐसे टॉपिक को चुनकर और उन्होंने अपना एकदम अनूठा जो वर्क किया उसकी वजह से वो सबके सामने उभर कर आए। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ये इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसके दौरान इन्होंने एक चित्र बनाया था बच्चों, जो देशभक्ति की भावना से पूरी तरीके से भरा हुआ था और उस समय इस टाइप के जुझारू, इस टाइप के चित्र को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और चित्र का टाइटल रखा था इन्होंने भारत माता। जिस तरीके से इमोशनल स्टोरीज को सुनकर हमें रोना आ जाता है, जिस तरीके से इमोशनल सॉन्ग्स को सुनकर हमारा दिल जो है वो भर आता है, उसी तरीके की ये एक ऐसी उन्होंने क्रिएशन बना डाली भारत माता, जिसको देखकर सबके दिलों में भारतीयता की ओर सब लोग आकर्षित हो और सब लोगों में देशभक्ति की भावना जग जाए। भारत माता का ये चित्र इतना सिंपल था और मोनोकलर था कि इस चित्र को देखकर इसमें कोई बाहरी लावण्य योजना का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं डाले गए थे। बिल्कुल सादगी से एक लेडी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है इसमें, और भारत माता के 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथ में उन्होंने इंडिया को वो इंडिकेट कर रही हैं, जिसमें माला और बुक है। इस तरीके से अलग अलग चीजों को देखकर उन्होंने ये बताया है कि हमारा इंडिया हर फील्ड में आगे है। भारत माता के फेस के पीछे की तरफ उन्होंने एक चक्र बनाया है, पीछे की तरफ जगमगाता चक्र, जिसे कि ओज युक्त चक्र भी कहते हैं या फिर दीप्तिमान चक्र भी कहते हैं, और वो बनाया जाता है महान पुरुषों के या भगवानों के पीछे की तरफ। भारत माता के चित्र बनाने के साथ साथ में 1907 में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का ये मोटिव था कि जो लोग भारतीयता से जुड़े हुए ट्रेडिशनल आर्ट की ओर जाना चाहते हैं,
वर्क करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, वो सारे आर्टिस्ट उसमें जुड़ जाएं और सब मिलजुल कर एक होकर हमारे भारत की जो परंपरा है उसको वर्ल्ड के सामने लाने की कोशिश करें। तो जिसकी चेतना और जागृति का ये परिणाम निकला कि वहाँ एक जापानी कलाकारों की कृतियों की भी प्रदर्शनियां लगाई गई वहाँ पे, और उन अवनींद्रनाथ टैगोर ने के माध्यम से, कला के माध्यम से जीवन और समाज के सभी पक्षों को उस जगह उजागर किया गया, जिसमें पौराणिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी तरीके के विषय लिए गए थे और दृश्य चित्र, पशु चित्र, व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र, ये सब तरीके के चित्र बनाए गए थे। इन सब विषयों को लेकर चित्र बनाए गए थे। उनके इस समय के बनाए गए, जो लास्ट समय के बनाए गए ये चित्र थे, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच, ये सब हमारे जो इंडिया है उनके बिल्कुल अर्थ लेवल के चित्र थे, यानी कि जो बिल्कुल साधारण लोग जिस तरीके से वर्क करते, जिस तरीके से काम करते, उन लोगों को लेकर ये चित्र बनाए गए थे। 1920 से 1926 के दौरान उन्होंने पेस्टल कलर्स का भी यूज किया। बच्चों, जब कलर्स की बात आती है तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि वाटर कलर जो होता है, वाटर बेस्ड कलर अलग होते हैं, पेस्टल कलर अलग होते हैं, ऑयल कलर्स अलग होते हैं, एक्रेलिक कलर अलग होते हैं। सब कलर्स को यूज लेने का तरीका भी डिफरेंट होता है और सबको अप्लाई करने का जो बेस होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो ये जो पेस्टल कलर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई पेस्टल्स और ऑयल पेस्टल्स। ड्राई पेस्टल्स जो होते हैं उनमें हमको कुछ भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यूज लिए जाते हैं। और टेलर जो चॉक यूज लेता है दैट इज ऑल्सो ड्राई पेस्टल। और जो ऑयल पेस्टल्स होते हैं वैक्स मीडिया होता है उनका, और छोटे बच्चे जो क्रेयॉन्स यूज लेते हैं दैट इज ऑयल पेस्टल्स और वैक्स पेस्टल्स। ठीक है, ये मोम कलर्स के रूप में हम बोलते हैं उसको, वो बाजार में जो आते हैं दैट इज क्रेयॉन और ऑयल पेस्टल्स। ठीक है, तो उसको जहां पे हमको धुंधला सा इफेक्ट दिखाना होता है वहां पे आर्टिस्ट यूज लेते हैं। आर्टिस्ट मिक्स मीडिया में जब वर्क करते हैं तो पेस्टल कलर और ड्राई पेस्टल्स और ऑयल बेस्ड पेस्टल को बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं क्योंकि उनके इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे कल। थैंक्स।